और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्माननीय मनसुख भाई मंडाविया जी, हमारे छोटे भाई और भारत सरकार में मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे युवा काल के साथी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे पावर ग्रिड के सीएमडी श्री रविंद्र कुमार त्यागी जी और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर के डायरेक्टर वीर सिंह नेगी जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक रणधीर शर्मा जी, त्रिलोक जब्बाल जी, जेआर कटवाल जी और साथ में हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथीगण सुरेश चंदेल जी, स्वतंत्र सांख्यान जी और हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी, पावर ग्रिड के सभी सदस्यगण और यहाँ के स्टूडेंट्स और हमारे स्थानीय गणमान्य सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मुझे आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में आने का सौभाग्य मिला और यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए अनेकों सुविधाएं मनसुख भाई मंडाविया जी के कारण, आर.के. सिंह जो हमारे पावर मंत्री हैं उनके कारण बिलासपुर एम्स को मिली है। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। ये एम्स, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह हमको दशहरा और दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है, तो हमारे बिलासपुर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से मुझे याद है कि इसका 3 अक्टूबर 2017 में शिलान्यास किया था और वह उस दिन नवरात्रों की षष्ठी थी और 5 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया था। वह विजयदशमी का दिन था, नवरात्रों का विजयदशमी का दिन था। तो दशहरे का सबसे अच्छा तोहफा जो गिफ्ट हम कहते हैं वो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है, जो आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छे फैसिलिटी के रूप में वह हम सबको मिली है। आज जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी गई है, लगभग मुझे बताया गया है कि 40,000 लीटर्स कैपेसिटी का 4 करोड़ का ये प्रोविजन किया गया है। इसी तरीके से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एडवांस्ड रेडियोथेरेपी के लिए 30 करोड़ का लागत से स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी लगाई गई है और सिटी स्कैन फैसिलिटी भी बनाई गई है। और अभी आपके सामने विश्राम सदन का जो 350 बेड कैपेसिटी का बना है, वह भी आज उसका शिलान्यास हुआ है। यह सच में मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को, मनसुख भाई मंडाविया जी को और पावर मंत्री और पावर मंत्रालय पावर ग्रिड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके यह फैसिलिटी हम सबको दी है, जो पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी के रूप में काम आएगी और हमारे जो अटेंडेंट्स हैं वहां से लेकर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी चिंता की जाएगी, उसको ठीक किया जाएगा। यह हम सब देख सकते हैं। मैं आप सबसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर के बारे में मैं विशेष करके इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे और मनसुख भाई को हेल्थ सेक्टर से लंबे समय तक जुड़े रहने का मौका मिला है और ऐसे ही देश के अनेक सेक्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश को बहुत सही नेतृत्व मिलने के कारण बहुत फायदा भी हुआ है
और देश आगे बढ़ने में सफल भी हुआ है। अब मैं अगर जिसकी जिक्र हमारे मनसुख भाई ने कोरोना की, आप सबको लगता होगा कि कोरोना आया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी लगता होगा कि ठीक है, मैनेज हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हमको गहराई से समझना होगा। सबसे पहली बात तो यह सेंचुरी का अपने आप में सबसे बड़ी कैलामिटी कहिए, इसको डिजास्टर कहिए या पेंडेमिक कहिए, ये सेंचुरी की सबसे बड़ी पेंडेमिक थी और कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज क्या है और कोई नहीं जानता था कि इससे बचेंगे कैसे। पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स ये फैसला नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है या ह्यूमैनिटी जरूरी है, मानवता जरूरी है या अर्थ जरूरी है। इसलिए पाश्चात्य देश अंत तक फैसला नहीं कर पाए, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। जब कोरोना बढ़ जाए तो लॉकडाउन लगाएं, जब काबू में आने लगे तो हटा लें। इकोनॉमी और ह्यूमैनिटी में वो फैसला नहीं कर पाए। लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दृढ़ संकल्प के साथ उस समय कहा था, जान है तो जहान है, और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने में देश को तैयार किया। हमारे पास आईसीयू बेड की फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास इस तकलीफ को कैसे मैनेज किया जाएगा इसकी फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास हॉस्पिटल्स में उतने बेड्स नहीं थे। लेकिन उन्होंने देश को तैयार किया। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 112 दिन में 2500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए देश के अंदर और लगभग 3000 टन का ऑक्सीजन प्रोड्यूस प्रतिदिन करने की कैपेसिटी हम लोगों ने उस समय डेवलप की। अगर मैं बात करूं आपको कि ऑक्सीजन के साथ साथ अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के बारे में भी आप देखिए, यहां हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत से बैठे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 40 साल लगे थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 27 साल लगे, 28 साल लगे। इस देश में डिप्थेरिया के उसके इंजेक्शन के लिए 20 साल 30 साल लगे। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के इंजेक्शन को उसके इंजेक्शन को देश में आने में 100 इयर्स ये लग गए, 100 इयर्स। 1906 में जापान में जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन बना था, 2006 में भारत में आया, इतना साल लग गए। लेकिन कोरोना 20 जनवरी 2019 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2019 थी ना, 2020 के 20 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट हुआ था और 2020 के अप्रैल में उन्होंने टास्क फोर्स बैठाई और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके भारत को दी। और ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका फर्क क्या पड़ा, 220 डोजेज ऑफ वैक्सीन, डबल डोज विद बूस्टर लगा करके हमारा देश तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, 100 कंट्रीज को हमने वैक्सीन दी, 100 कंट्रीज को 30 करोड़ वैक्सीन हमने दुनिया के देशों को दी विश्व मैत्री के तहत। ये हम लोगों ने किया। इसलिए मैं जब इसकी चर्चा करता हूं तो हमेशा कहता हूं कि नेतृत्व का असर क्या पड़ता है वो हमको समझना चाहिए। किस तरीके से हमारे बहुत से लोग यहां स्थानीय लोग बैठे हैं, हम सब के लिए ये एम्स का बनना ये सपना है, कभी हम सोच नहीं सकते थे। मैं तो यहां पर बचपन से खेलता कूदता बड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है यहां एक चीज आने का मतलब क्या होता था।
आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हम सबको मिला है, ये संभव हुआ, इस सपने को साकार किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उनके कारण ये परिवर्तन आया है। आप ये ऑडिटोरियम की बात करते हैं, हमारे जिले में तो एक हॉल तक नहीं था। हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, आईसीयू की बात करते हैं, कहां हम थे। मैं तो प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है ट्रॉमा सेंटर बनाते बनाते किस तरीके से दम उखड़ जाता था, और एक बार नहीं दूसरी बार मंत्री बनता था तो पूरा कर पाता था, क्योंकि आपको भी अदला बदली का शौक बहुत है। उसका शिकार मैं हो जाता था, फिर जब मैं आता था तो अब मेरी बारी तो मैं खेलता था। तो लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि नेतृत्व का क्या असर पड़ता है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश, सिर्फ कोरोना के एग्जाम्पल से, सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिर्फ हमारा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीजीआई आप चंडीगढ़ में आज देखते हैं, उसमें पिछले 10 सालों में 10 गुना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वो पीजीआई 10 गुना आगे बढ़ चुकी है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उतना ही नहीं, 2 दिन पहले जम्मू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का श्री गणेश हो गया। उतना ही नहीं, भटिंडा में कल है ना, भटिंडा में 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी भटिंडा में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाएंगे, उद्घाटन करेंगे। राजकोट में भी उद्घाटन होगा। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोर देन 17 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सपना साकार नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा है? एक नाम लेके घूमते थे, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। आज हमारे पास NIT है, IIIT है, और हमारे यहाँ IIM खुल रहा है। ये विकास की नई नई कहानियां हमको से देखने को मिलती है। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूं, और मैं छात्रों से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ मैं जब यंग स्टूडेंट होता था तो हम कहते थे एजुकेशन इज अवर बर्थ राइट। शिक्षा हमारी बर्थ राइट है, बिल्कुल है। स्कूल एजुकेशन इज योर बर्थ राइट, बट प्रोफेशनल एजुकेशन इज ए प्रिविलेज गिवन बाय द सोसाइटी। इट इज ए प्रिविलेज गिवन टू यू। आपको उसको उपयोग करना होगा, उसको ध्यान में रख करके आगे चलना होगा। और इसीलिए जब ये एजुकेशन बर्थ राइट की बात बोलते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसको हम बर्थ राइट नहीं कह सकते। इस फैसिलिटी का हमको पूरा सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मनसुख भाई उस समय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर होते थे। हम सब लोगों ने मिलकर के हेल्थ पॉलिसी पर काम किया। इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। ये स्वास्थ्य मंत्री उस समय नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री मैं था, लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर के मंत्री हुआ करते थे। हम इनके कारण स्टेंट्स के दाम कम कर सके, हम इनके कारण ये घुटनों में लगने वाले कैप्स के दाम कम कर सके, हम इनके कारण दवाइयों में जन औषधि के माध्यम से हमने करोड़ों लोगों को राहत दवाई में दिलाई, वो भी इनके माध्यम से हुआ। इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब ये हेल्थ पॉलिसी की मैं बात करता हूं, आपको बड़ा गजब लगता होगा कि एम्स के शुरुआत में ही सबसे पहला ब्लॉक जो है वो है आयुष। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये आयुष ब्लॉक हमको देखने को मिलता है। एक समय था, मैं ही जब 1998 में हेल्थ मिनिस्टर था तो झगड़ा होता था। और झगड़ा क्या होता था? कोई बोले जी ये खा लो, ये चूर्ण बहुत अच्छा है। नो आई डोंट नो, आई ओनली नो एलोपैथी, बाकी के बारे में नो कमेंट्स। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कहीं इंजेक्शन लगाने की बात करे, नो हाउ कैन यू डू दैट, ये हो नहीं सकता, ये तुम्हारा एरिया नहीं। था कि नहीं था ऐसा? हमने सबको कहा कि वी हैव टू थिंक इन होलिस्टिक टर्म्स। मैं उस समय अपने डॉक्टर्स को बोला करते थे, तुम्हारा स्वीपर लगा दे इंजेक्शन तो वो चलता है, लेकिन कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर लगा दे तो वो दिक्कत होती है। ऐसा कैसे होता है? खैर, मैं इसमें से ये कहना चाहता हूं कि आज होलिस्टिक अप्रोच, ये हेल्थ पॉलिसी के तहत अगर हमने प्रिवेंटिव पर ध्यान दिया
आज 30 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हो जाए और हम उनका प्रिवेंशन कर सके, ये हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमको समझना चाहिए। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, इन सब पर काम चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और क्रॉस रेफरेंस, ये आयुष विभाग की बात मैंने क्यों की? ठीक है, कीमोथेरेपी से कैंसर का पेशेंट बच सकता है और बचेगा, उसको जान मिलेगी, उसके साथ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आयुष उसके इम्यून सिस्टम को ताकत देगा, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेदा उसको ताकत देगा। इसलिए हमको साइलोज में नहीं सोचना है, हमको अकेले अकेले नहीं सोचना है, सबको साथ मिलकर के सोचना है। आयुर्वेद भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। ठीक है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसल्स की एक्सरसाइज कराता है, लेकिन योग आपको उसी मसल्स को फ्लेक्सिबल भी करता है और उसके साथ साथ वो आपके बॉडी के माइंड सोल को एक तारतम्य में लाने का काम भी करता है, जो हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज हम हेल्थ पॉलिसी को लेकर के हम चले हैं। हमें, क्योंकि यहाँ हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इसलिए मैं हेल्थ की ज्यादा बात कर रहा हूं। मुझे खुशी है, यहाँ सभी लोग कोई 10 साल 20 साल से ऊपर की राजनीति करने वाले लोग हैं और आप सब लोग लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2018 से पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे और क्या लिखते थे कि इस व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन होना है और इसको स्टेंट लगने हैं, इसका बाईपास होना है, 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, 2 लाख रुपए खर्च होगा, कृपया मुख्यमंत्री महोदय अनुदान की अनुशंसा करें। ये हम चिट्ठियां लिखा करते थे। 15 चिट्ठियां लिखते थे, 5 सैंक्शन होती थी। पता नहीं उन 10 की जिंदगियों का क्या होता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उन्होंने स्वास्थ्य का जिम्मा मुझे दिया, तो उस समय हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इतना ही नहीं है, हमको कुछ बड़ा सोचना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा कुछ बड़ा सोचो। और आज मुझे खुशी है कि उनके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, आजकल बहुत बड़ी चर्चा होती है, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इसको अगर आयुष्मान भारत से जोड़ा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रत्येक साल, एवरी ईयर, गंभीर बीमारी से लड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे जयराम जी जब मुख्यमंत्री बने, अदला बदली में जब ये बने, तो इन्होंने हिम केयर चलाया और आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हेल्थ कवरेज के बगैर नहीं है। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं जब इस बारे में चर्चा कर रहा हूं तो निश्चित रूप से बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं और उसको आगे पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं मनसुख भाई को एक बात के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 का समय तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 तय कर लिया और मनसुख भाई ने जो टीबी मुक्त के लिए जो काम किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत आज नोटिफिकेशंस 64% बढ़ गई है। नोटिफिकेशंस का मतलब ट्यूबरक्लोसिस की जानकारी मिलना। पहले पता ही नहीं चलता था, बगल में कोई साथी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है उसको, और वो ट्यूबरक्लोसिस बढ़ाता चला जा रहा है, न उसको पता है न उनके साथ रहने वाले लोगों को पता है। आज नोटिफिकेशन 64% बढ़ गई है। टीबी की जो मेडिसिन है वो उपलब्ध तो है ही है, लेकिन वह उसको भी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सके उसकी व्यवस्था की गई है। और सक्सेस रेट ट्यूबरक्लोसिस में 80% हो गया है, 80% सक्सेस रेट पहुंचा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज
इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो टीबी के जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के सेंटर्स थे वो 127 थे, आज वो 792 हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसका नतीजा है। उसी तरीके से मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 50,000 MBBS की सीट्स थी, 50,000 सीट्स थी, आज 1,08,000 सीट हो गई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 1,09,000 सीट्स हो गई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं इतना बड़े गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर हो, हमेशा हिमाचल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मिला है और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नीतिगत निर्णयों करने के कारण एक फैसिलिटी के माध्यम से बेटर लिविंग हम ला सके हैं। वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2014 से पहले हमारे यहाँ मोर देन 1000 पर 1 डॉक्टर था, आज 864 पर 1 डॉक्टर है। हमने WHO का नॉर्म्स भी हमने क्रॉस कर दिया है और हम 1 डॉक्टर 864 पर रख रहे हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर एम्स बना है तो चंबा में भी मेडिकल कॉलेज बना, हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज बना, नाहन में भी मेडिकल कॉलेज बना, ये सब। और नाहन में IIM बना, बिंदल जी IIM बना ना, और वो कब शुरू होने वाला है? प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द उसका भी उद्घाटन होगा। ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस तरीके से इन श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अभी ऊना में बल्क ड्रग पार्क का लगभग 2000 करोड़ रुपीस का उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, और उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क का उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, 350 के आसपास उसमें भी खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें मेडिकल फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए किया गया है। एक तरीके से हम नए विकास के दौर को देख रहे हैं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, और वो मैं बड़े हमेशा हर मंच से बोलता हूं। देखिए, वी गेट द गवर्नमेंट एज वी डिजर्व। आपका और योर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंप्लीमेंटेशन और उसके द्वारा मानवता की सेवा और हमारे लोगों की सेवा और हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, ये सब इन सब चीजों पर निर्भर होता है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। मैं मेडिकल स्टूडेंट से भी कहूंगा, सब लोगों से कहूंगा कि हम सब लोग दिन रात मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने मनसुख भाई से बातचीत की और मैंने मनसुख भाई को कहा, और उन्होंने माना है कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी का इंटरचेंजेबल प्रोग्राम होना चाहिए। दिल्ली के मेडिकल की फैकल्टी एम्स बिलासपुर आए और बिलासपुर की फैकल्टी दिल्ली जाए, 2 महीने लगा करके आए और वो वहां से अपना एनहांसमेंट करके आए। एम्स इज ए कल्चर, एक कल्चर है। मैं एम्स के डॉक्टर्स के साथ बहुत नजदीक से रहा हुआ हूं, मैं जानता हूं एम्स का कल्चर क्या है। एम्स का कल्चर यह है कि जान निकल जाएगी लेकिन जान बचाई जाएगी, इस बात की कोशिश की जाएगी। अपनी जान निकल जाएगी। एक एक डॉक्टर एक एक पेशेंट पर इस तरीके से लगता है। दिस इज द एम्स कल्चर, और ये कल्चर हमको देना है। और ये कल्चर को हमको एक जगह नहीं देना है, 23 स्थानों पर देना है। इसीलिए मनसुख भाई ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि हम रिक्रूटमेंट भी एक साथ करेंगे। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करेंगे और ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करके फिर जो जहां जहां जिस एरिया में होगा उसको उस एरिया में भेजने का भी प्रयास करेंगे, ताकि रीजनल इम्बैलेंस भी ना हो, रीजनल दृष्टि से भी उसको हम एड्रेस कर सकें। उसी तरीके से हम लोगों ने इस बात को भी प्रयास किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक अम्ब्रेला होना चाहिए, जिसमें पॉलिसी मैटर्स जो सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अफेक्ट करते हो, वो उस अम्ब्रेला के ऑर्गेनाइजेशन में उसका डिसीजन हो सके। उसी तरीके से प्रोग्रेस भी हर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक तरीके से हो सके, इस बात को भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये सब कब होता है? जब राइट टाइप ऑफ लीडरशिप आप राइट टाइम पर देते हो, और वह जिम्मेवारी हमारी नहीं होती, वह जिम्मेवारी आपकी होती है, और वह जिम्मेवारी आपको 2024 में फिर से निभानी है। यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं।
मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्टूडेंट से एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो फैसिलिटी आपको मिली है, आप इसको एंजॉय भी कीजिए और इसको यूटिलाइज भी कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गॉट। बहुत मुश्किल से ये फैसिलिटीज क्रिएट की जाती है। मुझे मालूम है, जब मुझे फैकल्टी मिलती है तो वो हमेशा तकलीफें बताती है, लेकिन मैं हमेशा संतोष इसलिए करता हूं कि ऐसी तकलीफें मुझे दिल्ली की भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बताती है, जो पिछले 50 साल से बन करके तैयार हो चुकी है और वो एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है। यानी तकलीफ रेगुलर है, तकलीफ कंटिन्यूअस है, तकलीफ के तरीके बदल जाते हैं, और इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में हमको मानवता की सेवा करनी है और उसके लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। ये हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए, ये आपसे मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एम्स के कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ भी, मैं तो मनसुख भाई को से कई बार मेरे साथी हैं, मुझे दुख भी होता है कि मैं इनको इतना फोन क्यों करता हूं। हालांकि एक बार एक काम के लिए दोबारा फोन नहीं किया है, लेकिन मेरे काम ही इतने हैं कि मैं इतनी बार मुझे फोन करना पड़ता है, और ये हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिवली जवाब देते हैं, और उसके कारण आज ये सारी फैसिलिटीज हम सबको मिली है। एक बार पुनः मैं मनसुख भाई का, अनुराग भाई का और सभी लोगों का, हमारे आर.के. सिंह जी जो नहीं है अभी उपस्थित हो सके, आज वो अस्वस्थ थे, तो उनको भी हम धन्यवाद देता हूं, और हमारे त्यागी साहब का जो उनके बिहाफ पर आए हैं उनका धन्यवाद देता हूं, और आप सबको धन्यवाद देता हूं जो आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस फैसिलिटी को हम आगे बढ़ाएं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।